हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं, पार्लियामेंट में आग लग चुकी है, रोड पे कोहराम है, नेपाल की स्थिति बहुत बुरी है। कभी कभी ऐसा लगता है बांग्लादेश से भी बुरी है। कारण समझते हैं। पुराने जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगा दिया गया है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया गया। वाइफ ने पता नहीं क्या किया। फैमिली इसको टारगेट किया जा रहा है। नेपाल की पॉलिटिक्स में कोई भी फैमिली को छोड़ा नहीं गया है। लोग इतने एजिटेटेड हैं और इसका रीजन बताया गया है कि भाई नेपाल में रैम्पेंट करप्शन है, कोई भी पावर में रहे। बट आप सोचिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हमें रुक के समझना पड़ेगा कि इसमें भारत के लिए क्या मैसेजेस हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान में हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, तो क्या अगला टारगेट भारत है या भारत को बार बार टारगेट किया जाता है? भारत समहाउ देवी के कृपा से, अपनी स्ट्रांग गवर्नेंस से, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा के यहां तक आया है, क्योंकि एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और एक सीरियस डिस्कशन की जरूरत है। बांग्लादेश की कहानी आपको याद होगी। पिछले ही साल बांग्लादेश में यह सारा कांड हुआ है, जहां पे अंडरगारमेंट्स, शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स लेके लोग उनके घर से मछलियां, बत्तख चोरी करके गए थे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए। बड़े सारे लोग भारत में भी एग्जूबरेंट थे। लेफ्ट ओरिएंटेड जितने रेडिकल लोग हैं वो भारत में सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि पर कैपिटा, और कुछ मूर्ख कमेंट में आज भी लिखते हैं कि पर कैपिटा बहुत ज्यादा है बांग्लादेश का भारत से। अरे मूर्ख, अरे पार्थ, जरा ये समझो कि तुम्हारी साइज क्या है, और जो तुम्हारी साइज है उसके कारण यू विल नेवर बी सोवरन। और हर बार मैं यही रिपीट करता हूं, आपके ऊपर इतने सारे पुश एंड पुल हैं कि आप कभी सोवरन हो नहीं सकते। जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका से पूछे बिना अपने बेसिस को ऑपरेट नहीं कर सकता। बाढ़ आ जाती है तो अमेरिका के भाई जनरल्स पहुंचने लगते हैं पाकिस्तान के, भाई हमारा सामान तो ठीक से रखा गया है ना। अब वो अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने चकलाला, सरगोदा, सबका चकला बेलन बनाया, बट देयर इज अ इंपॉर्टेंट मैसेजिंग, देयर इज अ इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, तृणमूल को फॉलो करते हैं, कांग्रेस को फॉलो करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर नेशनल यूनिटी, फॉर इंडियाज, मैं कहूंगा, गुड फ्यूचर। हमें एज यूथ वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। तो ये प्रोटेस्ट आपको जो दिख रहे हैं, अगर आप इनको जूम करके देखेंगे, बहुत जूम करके देखेंगे, तो आपको कुछ हेलमेट्स दिखेंगे, उसी तरीके से आपको कुछ स्कार्फ दिखेंगे। अब नेचुरल सी बात है, अगर मैं भी प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लें। क्यों हाइड करना है भाई? क्योंकि आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रडार में नहीं आना। बट यूजुअली ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स होते हैं। अगर आप और मैं स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं और हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, हम गुस्से में हैं, हम एजिटेटेड हैं, जनरली आप और मैं हेलमेट लेके, मुंह पे कपड़े बांध के, साफे पहन के, मोलोटोव कॉकटेल लेके, वेपन्स छुपा के ऐसे क्राउड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जब ऐसी क्राउड एक ऑनेस्ट जेन्युइन प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर देती है, उसके अंदर घुस जाती है। अब आप जरा सोचिए, आपकी एक नॉर्मल सोसाइटी है, उसमें इंट एजेंसीज ने स्लीपर सेल डाल दिए हैं, उसमें बड़े सारे अल्ट्रास को प्लेस करके रखा गया है कि भाई वो कयामत की दिन आएगी तो उस दिन एक्टिवेट किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, हमारे ऊपर ब्रह्मोस गिरेगा तो हम इन्हें एक्टिवेट कर देंगे। स्पाई का नेटवर्क बना के बैठी रहती हैं सारी कंट्रीज, एक कंट्री को छोड़िए, सारी कंट्रीज। तो इसका मतलब आप और मैं अगर हम सजग रहेंगे तो हम प्रोटेस्ट भी कर पाएंगे, अपने कंट्री को सेफ भी रख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट का क्या होता है कि देयर इज अ ड्यूटी इन्वॉल्व, कि भाई आप ऐसे अनसर्कलस एलिमेंट्स को आने नहीं देंगे। दूसरी बात, आप वायलेंस नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द प्राइमा फेसी ऑफ एनी प्रोटेस्ट इज व्हाट? इज अ कॉम्प्रोमाइज। तो अगर कोई प्रोटेस्ट आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही नहीं कर रहे, तो पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट पार्टिसिपेट। इसके पीछे कोई ना कोई अल्टीरियर एजेंडा होता है। अगर आप एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूपीएससी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जॉब्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देयर शुड बी एन एजेंडा कि मेरा एंड गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो सब कुछ ठीक होगा, वरना कियोस्क कुछ ऐसा होगा। नेपाल्स फाइनेंस मिनिस्टर रन्स एज मॉब चेसेस हिम, और चेस करके क्या किया? मारा, पीटा, नदी तक ले गए, कैनाल में भाग रहा है बंदा, किसी तरीके से बच के भागने की कोशिश कर रहा है,
लहू लुहान करके मारा है लोगों ने। नेपाल पीएम ओलीज हाउस अटैक्ड। अब एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स पीएम ब्लीड्स, सिट्स हेल्पलेसली ऑन फील्ड आफ्टर आर्मी रेस्क्यूज हिम। ये स्थिति हो रही है। एक्स नेपाल पीएम झालनाथ खलनाल वाइफ डाइज इन फायर सेट बाई प्रोटेस्टर्स। आप सोचिए जरा कि इममटीरियल कौन लीडर है, इममटीरियल कि उसने कितने कर्मकांड किए हों। आप समझिए हो क्या रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेन जी प्रोटेस्टर्स हैं, आपको लगता है दे हैव दिस टेंडेंसी टू बर्न पीपल अलाइव? जरा सोचिएगा दिमाग में कि आप और मैं प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या हम इतने इनह्यूमेन लोग हैं? हम तो इनह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही ना लड़ रहे हैं कि भाई हो सकता है आपने करप्शन किया, हो सकता है आपने कोई गलत काम किया हो, वो काम मत करिए, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, किसी और को आने दीजिए, फेयरनेस से सिस्टम चलाइए। दैट इज यूजुअली द मेन ग्रीवांस। बट क्या आप गुस्से में इतने ज्यादा एजिटेटेड हो सकते हैं कि क्रिमिनल की तरह आप किसी को जिंदा जला सकते हैं, या उसे मर्सिलेसली पीट पीट के मॉब वायलेंस करके उसका खून निकाल के अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर? कम से कम पद की इज्जत करें, इंसान की ना हो तो। प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल रिजाइन नेपाल जेंजी अपराइजिंग। अब ये जेंजी है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। आफ्टर रेजिग्नेशन इज नेपाल्स केपी ओली। अब केपी ओली चाइना को दोस्त, महा करप्ट, महाचोर, और सबसे इंपॉर्टेंट ही हैज ऑलवेज बीन ट्रैप्ड। ये हनी ट्रैप्ड भी था। चाइना की एक एम्बेसडर थी भाई, उसने ट्रैप भी कर रखा था। इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से दुनिया को पता है। हाउ नेपाल्स लीडरलेस जेंजी प्रोटेस्ट आर वन ऑफ अ काइंड। अब देखिए, ये एक फेक न्यूज है, ये बिल्कुल गलत है। आपको फ्रंट में दिख रहा है कि ये लीडरलेस है, बैकएंड में कोई सिचुएशन रूम में, किसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इनकी मीटिंग्स होती है। उस मीटिंग्स में आप ये डिटरमाइन करते हैं कि अलग अलग रीजन में कौन कौन इस प्रोटेस्ट को लीड करेगा, स्फीयर हेड करेगा, और उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उनको किस चीज की जरूरत है, पैम्पलेट्स की, पैसे की। और अब आ जाता है मेन क्वेश्चन कि जब भी ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या सारे ऑनेस्ट लोग होते हैं उसमें, या कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही लोग इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं? और सबसे आसान तरीका क्या है इन्फिल्ट्रेशन का, मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर हैं, और आपके पास कोई ना कोई लेडी आएंगे, कोई बड़े ही, मतलब आपको ऐसा लगेगा इतने अच्छे लोग कहां से आ गए, अचानक से इतने प्यारे लोग कहां से आ गए, जो अचानक से बोलने लगे कि हम आपको 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ देंगे। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था नेपोटिज्म। अब भारत में आप नेपोटिज्म देख लीजिए तो एकदम भर भर के, कूट कूट के भरा है। अगर भारत में एक तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जाम, एसएससी, नीट, जेई, ये सब नहीं होता, तो यही परिवार अपने पास सब कुछ रख लेते, ब्यूरोक्रेसी भी अपने पास, पॉलिटिक्स भी अपने पास। आप देखिए भारत की रीजनल पार्टीज में नेपोटिज्म इस तरीके से भरा हुआ है कि ऐसा लगता है भारत की हर स्टेट एक पर्टिकुलर खानदान, एक पर्टिकुलर परिवार की गिरवी है, और आज नहीं है तो थी। तो नेपोटिज्म बॉलीवुड में एक से एक नेपो किड, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, 10th फेल, 12th फेल, बिल्कुल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन गाजा के ऊपर ट्वीट करेंगे। इन अनपढ़ लोगों को यह तक नहीं पता कि इंडिया के स्टेट्स का क्या नाम है, उनके कैपिटल का क्या नाम है, और यही अनपढ़ लोग भारत के जो यूथ हैं उनके लीडर्स, रोल मॉडल्स बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स में मिलेंगे। अब आप सोचिए, आपके पॉलिटिशियन इतने महान हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि बस उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी कुछ थे, और उसके कारण वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। और जो आपका पहला ब्यूरोक्रेट जो आपको मिलेगा, वो सेक्रेटरी लेवल का मिलेगा, मान लीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का मिलेगा। वो कितना पढ़ा लिखा इंसान है, उसको आते ही क्या शर्म आएगी कि भाई मैं किसे समझा रहा हूं, किस मूर्ख को मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये नेपोटिज्म के कारण ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? करप्शन। तो क्या ये करप्शन नेपाल तक सीमित है? क्या ये भारत में नहीं है? क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, करप्शन 2 टाइप के होते हैं, आपको समझना चाहिए। पहला करप्शन होता है कि भाई मैं आपसे कहीं पे 2-4 पुलिस ऑफिसर को खड़ा कर दूं, या फिर कांस्टेबल्स को खड़ा कर दूं, आपकी गाड़ी को रोकूं, 500-1000 रुपए ले लूं, या फिर आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, मैं आपसे 1000 रुपए लेके आपकी किसी क्रूक के थ्रू आपकी लाइसेंस बनवा दूं। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के पेटी करप्शन होते हैं। और दूसरा होता है क्रोनी, मतलब बिग टिकट करप्शन, जहां पे एक माइनिंग लीज के बदले, एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बदले 20%, 30% का किकबैक मैं आपको दूंगा। मतलब 1000 करोड़ की सड़क बनाने के लिए आप मुझे टेंडर दे दीजिए, एलोकेट कर दीजिए, बिड हम मैनेज कर लेंगे दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए, और जब
मेरे को 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा, तो 1000 करोड़ में से मैं वापस से 30 या 300 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी परसेंटेज की बात हुई है। जनरली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो सुसाइड तक किया है, लोगों ने बहुत ओपनली अपील तक किया है कि ये 40% का जो रेट है ये सही नहीं है, 30% पे सेटल कर लीजिए। तो मतलब ये चीजें कहीं से छुपी हुई नहीं है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। एक बार तो भाई मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने ये तक कहा था कि भाई उन्हें टारगेट दिया गया है 100 करोड़ रेस्टोरेंट से उगाही करके लाने के लिए, बट फिर भी हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। जब ये चीजें लोगों को ऐसा लगने लगती है कि सिस्टम ऐसा ही है, द मोमेंट पीपल स्टार्ट फीलिंग इन एनी कंट्री कि सिस्टम ऐसा ही है, सिस्टम करप्ट ही है, एनीवन इन द सिस्टम इज करप्ट, और ये करप्शन के लिए ही सिस्टम, अपनी सेल्फ प्रॉफिटियरिंग के लिए ही सिस्टम चल रहा है, जब ये रियलाइजेशन एनमास लोगों में फैल जाता है, तो ऐसे किसी भी छोटे ग्रीवांस पे आपको ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, किसी भी ग्रीवांस पे ये गुस्सा फूट के आ सकता है। तो आप समझिए, हमने नेपाल देखा, हमने बांग्लादेश देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। लर्निंग तभी होगी जब हम इसे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ एक बहुत बड़ा जो पाप होता है, सबसे बड़ा पाप क्या है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स गए हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनके ऊपर आप गोलियां चलवा दो। चलिए मान लीजिए कि अगर सामने से वायलेंस हो रहा है तो माइल्ड लाठी चार्ज में और एक स्ट्रांग लीडरशिप के अंडर कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट वो डिफ्यूज हो जाता है। और नहीं तो अगर आपको लाठी चार्ज भी नहीं करना, क्यों ही करना है? अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनके साथ आप नेगोशिएट करिए, उनसे वार्ता करिए। इंडिया ने कितने प्रोटेस्ट देखे हैं, आप रिसेंट टाइम्स में देखिए, अन्ना हजारे आंदोलन, निर्भया केस, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन, इसमें वेटरन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट होती है। ब्यूरोक्रेट्स को डर लग रहा होगा दिन रात कि भाई किसी भी तरीके से बात माननी है। उसी तरीके से आप देखिए, एक पूरी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बुरी तरीके से गई ये निर्भया केस के बाद, और उसके बाद ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इतना करप्शन, इतनी चोरी, बट भारत में पीसफुल ट्रांजिशन हुआ। भारत में ये मॉब लेड जस्टिस नहीं, पार्लियामेंट को फूका नहीं गया। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, कब कब ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स क्या जरूरी हैं? एब्सोल्युटली। क्या ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं? एब्सोल्युटली। क्या इन मूवमेंट्स में लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं? हाँ बिल्कुल। 10 में से एक आदमी भी अगर बाहरी आया है और वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्रोटेस्टर है, वो प्रोफेशनल मोलोटोव कॉकटेल फेंकने वाला है, ग्रेनेड फेंकने वाला है, कुछ भी लॉब करके चले जाएगा, आपस में लड़ाई लगवा देगा, तो आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आपने उसके बाद पाटीदार आंदोलन देखा, आपने सीए एनआरसी देखा, और सीए एनआरसी भारत की अस्मिता को चैलेंज कर रहा था, क्योंकि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा था कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट सेफ, और एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश थी। बड़े बाहर के पावर्स होते हैं जो आपको हमें हमेशा लड़ा के रखना चाहते हैं। उसी तरीके से एक फार्मर प्रोटेस्ट, और फार्मर प्रोटेस्ट में कौन कोशिश कर रहा था इन्फिल्ट्रेट करने का? पाकिस्तान खेल रहा था, कनाडा खेल रहा था, अमेरिका खेल रहा था। क्या कोशिश थी कि भाई फार्मर्स का एजुटेशन है, फार्मर्स की डिमांड पूरी हो या ना हो, सरकार इनसे बात करे या ना करे, इसका डायरेक्शन चेंज करके एक मास प्रोटेस्ट में अगर हम इसे कन्वर्ट कर पाए। क्या हुआ? भारत की रेजिलियंस, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की सहनशीलता, आपने जितने सही तरीके से नेगोशिएट किया, बातचीत की, और उसके बाद सरकार बैकफुट में आके उन काले कानूनों को वापस लेती है, तो मतलब आपको अपना ईगो अपने जेब में रख के खेलना पड़ेगा। उसके बाद रेसलर प्रोटेस्ट हुए, रेसलर प्रोटेस्ट में भी काफी ज्यादा एजिटेशन था, और हर चीज किसी ना किसी चीज से लिंक्ड है। अगर आप देखें तो पाटीदार आंदोलन वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन गुजरात, उसी तरीके से सीएनआरसी विल हैव एन इंपैक्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम वर्सेस इंडियन हिंदूज, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड क्रिएट करने की यहां पे भी कोशिश की गई। फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से इसमें थोड़े रिलीजियस अंडरटोन्स घुस जाए, किसी तरीके से हिंदू सिख भाईचारे को अफेक्ट किया जाए, इसमें बड़े सारे एलिमेंट्स को डाला गया, बट ये भी शांति से सरकार पीछे हट गई और चीजें शांत हुई। उसके बाद रेसलर प्रोटेस्ट, यहां पे हरियाणा पॉलिटिक्स के साथ गेम था। इसके बाद अग्निवीर प्रोटेस्ट, आप सोचिए, दीज आर वेरी बिग प्रोटेस्ट। उसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन हो गए, उसके बाद नीट स्कैम, नीट के ऊपर प्रोटेस्ट, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। अभी वोट चोरी, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब एक साइड में एसआईआर, एक साइड में वोट चोरी, एक साइड भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है इंडिया फॉर इंडियंस, बिहार फॉर बिहारीज, बाहर के लोग आके क्यों यहां पे वोट देंगे? आप सोचिए, एजेंडा ये है। अब वो क्लीन अप काफी स्लो है, क्लीन अप हर तरीके से, हर एजेंसी से करानी चाहिए। आप जस्ट इमेजिन करिए कि जब आपको कड़े कार्रवाई करनी होती है तो एक एजेंसी काफी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अकेले काम कर रही है।
अगर यही काम आपकी बॉर्डर कंट्रोल इमिग्रेशन का बीएसएफ भी करना शुरू करे, लोकल पुलिस भी करना शुरू करे, लोकल नेता भी करना शुरू करे, ईडी भी पड़ जाए, सीबीआई भी पड़ जाए, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट क्या रह पाएंगे? वोट तो तब करेंगे ना जब रहेंगे। नाम हो गया पर्चा में, उससे क्या हो गया? रहने ही जब नहीं दिया जाएगा तो। बट आज भी आप देखिए हाफ हार्टेड अप्रोच से काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास इंट रिपोर्ट होती है कि इसके ऊपर एक बड़ा बवाल हो सकता है। और देखिए बड़ा बवाल होगा, क्योंकि आज तक भारत की जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर, और मैं हमेशा सो कॉल्ड सेकुलर क्यों बोलता हूं, क्योंकि भारत में झूठ बोला गया है, भारत के मुसलमानों से झूठ बोला गया है सेकुलरिज्म के नाम पे। सेकुलरिज्म के नाम पे यह बोला जाता है कि हम आपके मुस्लिम हितैषी हैं या फिर हम माइनॉरिटी हितैषी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां पे इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज की बात नहीं हो रही। यहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। यहां बात है क्या भारत भारतीयों के लिए है या भारत बाहरियों के लिए भी है? बाहरी भी आके आराम से वोट कर लेंगे। क्या कर्नाटक के लोग एक्सेप्ट करेंगे किसी बांग्लादेशी को? क्या श्रीलंका के लोग एक्सेप्ट करेंगे किसी रोहिंग्या को? क्या तमिलनाडु के लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या बांग्लादेश के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नेपाल के लोग वहां पे वोट कर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग वहां पे वोट कर रहे हैं? कोई भी कंट्री जो सोवरेन है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट फिर भी एसआईआर क्या करता है? एसआईआर एक चोट करता है इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स, जो कि है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, बट इन रियलिटी इट इज माइनॉरिटी अपीसमेंट। और इस माइनॉरिटी अपीसमेंट से हमेशा देश में एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड रहेगा सोशल इश्यूज पे। इसे जल्दी से जल्दी आपको तोड़ना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन इंडिया के साथ है, कौन इंडियंस है और कौन नहीं है। और जो जहां जाना चाहते हैं उन्हें भेजना पड़ेगा, जो जहां जाना डिजर्व करते हैं उन्हें वहां भेजना ही पड़ेगा। बट इसके साथ भारत के पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने पड़ेंगे। हम डिजिटली बिल्कुल सोवरेन नहीं है। अगर मैंने ये बात कही कि बांग्लादेश सोवरेन नहीं है, बिल्कुल सोवरेन नहीं है, नेपाल सोवरेन नहीं है, पाकिस्तान सोवरेन नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा पाकिस्तान सोवरेन है, क्योंकि मिलिट्री को अगर आप मान के चले तो। बट नेपाल बिल्कुल सोवरेन नहीं है, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं। तो आप सोचिए जरा कि क्या आप और मैं सोवरेन है? कहां पे हम चर्चा कर रहे हैं, कहां पे हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं, कौन ओन करता है इन प्लेटफॉर्म्स को? इमेजिन, क्या वो ये बता सकते हैं कि हम क्या बातें ज्यादा करें? क्या वो ये बता सकते हैं ये बात आगे नहीं जानी चाहिए? क्या वो ये काम हर सेकंड पे एआई यूज करके कर रहे हैं? आप ही बताइए। आप स्मार्ट हैं। मैं आज आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हम सच में खुली आवाज से स्वच्छंद विचार अपने एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं? क्या आप मेरे से ओपनली बात कर सकते हैं? मैं आपके साथ ओपनली बात कर सकता हूं? क्या हम ये वाद विवाद, ये वार्ता चला सकते हैं? या कोई हमें देखता है और ये पूछता है कि क्या ये हमारे एजेंडा को सूट करता है, तो इसे ज्यादा पुश करो, इसको मिलियंस में ले जाओ, और वरना इसे दबा दो। क्या कारण है? सोचिए जरा। इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, पढ़े लिखे टीचर्स की वीडियोस 1 मिलियन से आगे नहीं जाती, जबकि कुछ मॉड्यूल के लोगों की वीडियो 50-50 मिलियन तक ठेल दी जाती है। थिंक अबाउट इट। दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। इसके साथ आर्म्ड फोर्सेस को तो आपको ना, मतलब ये सारे सोल्यूशन बहुत जल्दी निकालने पड़ेंगे। यू नीड योर ओन प्लेटफॉर्म्स, ये चीज समझ लीजिए। साथ ही साथ आपको डिजिटल स्वॉर्ड्स चाहिए। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भाई देखिए सिंदूर हुआ तो क्या हुआ, है ना, हम जीत गए तो अब इसमें नहीं। वी लॉस्ट समवेयर। हम हमेशा लूज कहां कर रहे हैं? इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। क्यों? नैरेटिव्स। वी आर लूजिंग ऑन नैरेटिव्स। हम वॉर जीतते हैं, नैरेटिव्स हारते हैं। हमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। भाई नए नए यूट्यूब क्रिएटर्स अगर ये वीडियो बना दें कि राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो देखिए मिलियन व्यूज पक्का है, पीछे से लोग पुश कर देते हैं। बट आप सोचिए, क्या भारत को एक यूनिफाइड, छोड़िए भाजपा कांग्रेस, छोड़िए जम्मू एंड कश्मीर कर्नाटका स्टेट, छोड़िए, क्या इंडिया की सारी एजेंसीज सब मिलके एक क्यूमुलेटिव डिजिटल एजेंसी नहीं बना सकते जो परगच्छे उड़ा दे इनके दिमाग के, दिमाग का दही कर दे, इनको समझ ना आए क्या कर दिया इनके साथ, ऐसे मीम्स आए कि ये परेशान हो जाए? इसलिए मैं हमेशा तारीफ करता हूं मीमर्स की। और ये जो आप वीडियो कटिंग करते हैं, फनी बना देते हैं उसको, फन फन में आप बहुत सारी चीजें बता देते हैं। जो बड़े बड़े जर्मन डॉग्स हैं, ये जो नहीं बता पाते, आप बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में बता देते हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं, करते रहें, जितनी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं करते रहें। कोशिश करिए खुद इंडिपेंडेंट हो, कोशिश करिए 2-4 लोगों को किसी भी तरीके से जॉब दे,
ताकि आप खुद भी अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करें और साथ में जॉब क्रिएट भी करें। इंडिया रैंक्स 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत को करप्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तंत्र में बिल्कुल जंग लग रखी है। एजेंडा ही तंत्र को ज्वाइन करने का करप्शन करना है। छोटा सा कोई क्लर्क की नौकरी हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, एक एजेंडा, एक अनसेड रूल, एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, यह होता है कि इस पोजीशन में कितनी शक्ति, कितना पैसा, कितना पावर है। जब ये मेंटालिटी हमारे भारत में आ जाएगी तो सब सिस्टम में जाके जंग को बढ़ाएंगे ही। और इसीलिए देयर इज नो स्पेस, देयर शुड बी नो स्पेस, देयर शुड बी नो लीवे फॉर करप्शन। अगर करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको बाहर निकालना सिस्टम से इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की जुडिशियल सिस्टम को भी इमीडिएटली आपको डिक्लॉग करना पड़ेगा, डिक्लटर करना पड़ेगा। क्लॉग्ड है सिस्टम। लोगों को लगता है बड़े बड़े रसूखदार लोगों का केस सुनने और सुनाने के लिए जज साहब के पास भी टाइम है और बड़े बड़े वकीलों के पास भी वो टाइम अचानक से निकल जाता है। अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, सारी चीजें रफा दफा हो जाती हैं। जब जस्टिस पे भरोसा खत्म हो जाएगा किसी भी कंट्री में, तो ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे टर्मोइल्स, मैं आपको डूम्सडे प्रेडिक्शन बता रहा हूं, इनमें से कोई भी एक चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी एक चीज को आपको कोई अफवाह फैला सकता है। अगर आपने अपना डिजिटल शील्ड और डिजिटल स्वॉर्ड नहीं बनाया तो आप हमेशा रोते रहेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन हमारे अगेंस्ट फैलाया जा रहा है। भाई क्यों फैलाया जा रहा है? तोड़ो मारो, तोड़ो मारो, सिंपल सी बात है। सोचिए जरा, प्लेटफॉर्म्स में यार हमारी बात लोगों तक पहुंच नहीं रही, क्यों? क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आप बोल रहे हैं यार भारत में सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट भी होती है उसमें भी कहीं रोड टूट जाती है, कहीं ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। ओवरऑल ये क्या दिखाता है? इनएफिशिएंसीज, बॉटलनेक्स, लीकेजेस। एक साइड में हमने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है भीम यूपीआई का, क्या हम ये मॉडल रेप्लिकेट नहीं कर सकते? कैन वी नॉट रिमूव द पीपल हु आर करप्ट? कैन वी नॉट रिमूव द पोजीशंस व्हिच आर करप्शन प्रोन? क्यों ही हम उनको रखें? जहां पे कोई भी बैठे वो चोरी करता है, हटाओ यार। लेट्स फॉर वंस build this nation in next 20-30 years with all honesty. For once ये काम करके देखते हैं। We can always complain about past, future, regrets, what should have been done, what can be done, but what we have in hand is execution. Clean execution is needed in India. Think about it. Justice, मैंने इसके ऊपर बोला, अगर आपको ये लग गया ना कि जस्टिस मिलेगी नहीं, तो आपको पूरे सिस्टम से ही भरोसा हट जाएगा। So क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोल लो, कितनी अंग्रेजी बोल लो, मैकुले का लॉ बोल लो, 4 लॉ पढ़ लो, लॉ को रिफॉर्म कर लो, 4 कमीशन बना लो, अगर काम तेजी से नहीं होता, हिंदी में बिल्कुल सटीक बोल रहा हूं, काम तेजी से होना चाहिए। काम तेजी से होना चाहिए, बिना चोरी के होना चाहिए। और यही एक बेसिक मूलभूत डिमांड होता है। और जब यह दिखता है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों को लगता है सामने वाले लोग वो बिल्कुल आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। इन्हें और पावर दिया जाए, इन्हें और स्ट्रेंथ दी जाए, ताकि और करेज के साथ और डिसाइसिव डिसीजंस ले। सो स्टील फ्रेम नीड्स अ चेक। कितनी ओपनली बोला जाता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखी जाती है, किसी से मैं पॉडकास्ट लूं तो वो ओपनली बोलते हैं कि वैसे ऑन कैमरा तो मैं 20% बोल रहा था, बट बेटा आज 1% भी ऐसा नहीं है जो कि करप्शन ना करता हो। कैसा है ये? These are realities that should hit India. Make us think. Corrupt IAS are in the way. Indian American founder rips into bureaucracy in letter to Piyush Goyal. इसके साथ हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। ये आप कोई हेडफोन्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप एक पेन ले लीजिए, आप गाड़ियां ले लीजिए, एनीथिंग जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। You repose faith on entrepreneurs. You repose faith on अपकमिंग इंजीनियर्स। आप उनको उठा के काम देना शुरू करिए। डिप्लॉय देम। ये मत सोचिए वो अपने आप इमेजिन करेंगे, अपने आप नहीं। वर्किंग ग्रुप बनाइए एक एक चीज की। सॉक्स तक आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, उसकी भी वर्किंग ग्रुप बना दीजिए। 2-2 लोग असाइन करिए, बोलिए भाई कॉलेज में ढूंढो, 5-5 ग्रुप्स को फंड करो, आपका काम हो जाएगा। किसी भी तरीके से वी नीड टू हैव दिस माइक्रो लेवल की एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक एक आइटम को लेके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस नीश में क्या क्या बनाया जा सकता है। साथ ही साथ फर्स्ट पोस्ट लिखेगा,
बार बार लिख चुका है, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। हु ऑर्गेनाइज द नेपाल प्रोटेस्ट? आपको जवाब देता हूं, बच्चे एजिटेटेड रहेंगे, लोग एजिटेटेड रहेंगे, उनको हमेशा गुस्सा रहेगा, उनके ग्रीवांस होंगे। गुड, फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप जाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए विदाउट आर्म्स। बट ऑर्गेनाइज कौन करता है? कौन है जो ऐसी बातें करता है? द Nepal authorities said one of the protesters today was organized by Hami Nepal. The non-profit organization was unofficially established in 2015, registered in 2020, based out of Kathmandu. तो अगर आप मूर्ख हैं, तंत्र में हैं और एनजीओस को फ्री रन दे रहे हैं, फ्रंट कंपनी, शेल कंपनी को फ्री रन दे रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। बहुत बड़ी मूर्खता है। फिर आपको थॉट लीडर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। शर्जिल इमाम के स्टेटमेंट जो आए, उसके बाद आप उसे जेल में कितने भी देर डाल दीजिए, बट आपका जो मैसेज है इट वेंट आउट। कैसे होता है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से ये मैसेजिंग करवाते हैं, फिर एक सिस्टमैटिक लॉबी आपके लिए लॉबिंग करती है, ट्विटर पे ट्वीट करती है कि आपको बेल क्यों नहीं मिला। जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जाता है, शर्जिल इमाम को बेल क्यों नहीं मिली? डोंट यू हैव टाइम फॉर बेल? थिंक अबाउट इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पॉलिटिक्स नीड्स न्यू फेसेस। पॉलिटिक्स में बहुत दरकार है नए फेसेस की। यंग लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी किसी भी डोमेन में, वो एजिटेटेड हो जाएंगे। आप देखिए, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, द गाय हैज जस्ट जॉइंड पॉलिटिक्स। यस, कन्हैया कुमार हो गए, पाटीदार आंदोलन से हार्दिक पटेल साहब निकले थे। तो आप देखिए कैसे हो रहा है। वाई? प्रोटेस्ट से ही लीडर्स निकलेंगे क्या? थिंक अबाउट इट, दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। गुड थॉट लीडर्स मस्ट रिप्रेजेंट इंडिया जहां जहां हो सके। जब यूनाइटेड नेशन में एक यंग ब्यूरोक्रेट भारत का रिप्लाई रखती है, बिल्कुल वोसिफरस इंग्लिश में, वोसिफरस हिंदी में, क्या मजा आता है, क्या प्राइड आती है। दिस कंट्री इज यंग, साउथ एशिया इज यंग, लीडरशिप मस्ट अब्सॉर्ब। आप ओल्ड लीडरशिप को हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दे विल हैव द विजन दैट द पीपल ऑफ लेट्स से 18 इयर्स दे आर थिंकिंग अबाउट, 16 इयर्स। तो पॉलिटिक्स में लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा कि भाई भारत में अगर आपको तंत्र में सर्विस करनी है, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, किसी भी तरीके से, तो आपका करियर बाहर आप ना बना रहे हो, आप अपने पैसे बाहर पार्क ना कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर यूके या यूएस में पोस्ट रिटायरमेंट प्लान ना कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो भारत को ग्रसित कर रही है। अगर हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को बाहर पार्क करेंगे तो इसका मतलब वो भारत की आईआईटीज, आईएम्स पे काम नहीं करेंगे। वैसे भी आईआईटीएंस अमेरिकन कंपनीज के लिए बाहर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिनके पास भी पैसा, रसूख, पावर है, अगर वो अपने बच्चों को बाहर भेजने लगेंगे तो फिर वो खुद इंडिया के फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू टुडे इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप से आएगी। और ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए। और ये फंडिंग कहां से आएगी? ये फंडिंग डायरेक्ट बजट से आनी चाहिए। लाडली बहना हो, लाडली भैया हो, लाडली चाचा बनाना है आपको, जो बनाना है, लाडला चाचा, व्हाटएवर, वी नीड टू हैव जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन एंटरप्रेन्योरशिप से आएगी। और वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर भारत सरकार, रशिया करती है, इजराइल करती है, अपने खुद के बच्चों के स्टार्टअप्स में दे इन्वेस्ट मनी डायरेक्टली कि भाई चलते रहो, 4 लोगों को बस जस्ट कीप वॉकिंग फ्यू स्टेप्स, वी आर सपोर्टिंग, वी आर हियर फॉर यू। आप जॉब्स क्रिएट करिए, आप अच्छे काम करिए, आप नेशनल जो भी प्रायोरिटीज हैं उनको प्रायोरिटाइज करके काम करिए। एंड द वर्क इज फेनोमेनल व्हेन इट कम्स टू स्पेस, व्हेन इट कम्स टू ड्रोन्स। ऑल सेक्टर्स में ये माइक्रो स्टार्टअप्स की जरूरत है। एक स्टार्टअप 5-5, 10-10, 20-20 लोगों को एम्प्लॉय करेगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहा है, नहीं। एनी प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, ट्राई टू फंड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये फंड ऑफ फंड्स, मदर फंड्स, सिस्टर फंड, फादर फंड, ये बनाने से नहीं, डायरेक्ट फंड इट, गेट अ स्टेक फॉर ऑल दैट मैटर्स। एंड ये सब कुछ बोलने के बाद भारत अगर अपने डिफेंस को मजबूत नहीं करेगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, अपने खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट, 6th जनरेशन फाइटर जेट रशिया से लेना है, उससे लेना है, इससे लेना है, चोरी करनी है, जो करना है, साम दान दंड भेद यूज करिए
एंड भारत को मजबूत बनाइए। 1960s 1962 वाली गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ चीजें हमेशा मुझसे छूटती हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने सारे फैमिली ग्रुप्स में इसे एज अ डिस्कशन शेयर करिएगा। मुझे अपने सारे सुझाव कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।